हेलो हीरोज, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और हम लोग कर रहे थे 2025 की एकदम जबरदस्त तैयारी, वो भी किस तरह से, एलिमिनेशन टेक्निक और कहीं ना कहीं लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से। मैं बार बार कहता हूँ, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच सॉलिड तरीका है जिससे आप आराम से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ये पार्ट ध्यान रखिएगा 11 है। और लॉजिकल थिंकिंग मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता दूं। इसका मतलब ये है, साल भर में हमने जितना पढ़ा है उसके आधार पर, और जितना हमने सोसाइटी में आसपास जितनी चीजें हमने सुनी हैं उसके आधार पर एक लॉजिकल वे में सोचना, क्या ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल नहीं है। इस आधार पर अगर हम कोई चीज सोच के एक क्वेश्चन बेहतर ढंग से सही कर पा रहे हैं तो क्या बात है। और यूपीएससी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे मांगता भी है। हमेशा नॉलेज टेस्ट मत कीजिए कि मुझे कितना पता है। एग्जैक्टली आप ये कोशिश कीजिए कि सराउंडिंग्स मेरे साथ जो बीती हैं उसके आधार पर मैं डिसीजन कैसा ले पा रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी डिसीजन मेकिंग एग्जामिनेशन है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो मेंस की बात हो या आपके इंटरव्यू की बात हो या प्रीलिम्स में जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वहां पे होता है। ठीक है, तो इसी बात से चलिए शुरू करते हैं 2011, मतलब कि पार्ट नंबर 11। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, 2024 हमने कंप्लीट कर रखा है, 2023 भी, 22 भी, 21 भी। आज हम लोग 2020 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, 2020 के पीवाईक्यू चलेंगे। ठीक, तो 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जो जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ध्यान से एकदम नॉर्मल वे में पढ़ना है, और जब भी कोई कीवर्ड आए उसको अंडरलाइन करना है। लिखा है, कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। With the reference to carbon nanotube, consider the following statement। अब ये दे पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है, दे कैन बी, तो कैन बी आ गया भाई, अंडरलाइन कर दीजिए। यूज एज कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, तो कहीं ना कहीं इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन वाहक के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा, दे कैन बी, फिर आ गया भाई कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंज्यूर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो कहीं ना कहीं इन्हें मानव शरीर में किसी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन बायोकेमिकल सेंसर्स, कहीं ना कहीं इनको बायोकेमिकल सेंसर्स के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि कहीं ना कहीं ये कैसे हैं भाई, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। मैंने सवाल पढ़ा, जहां जहां मुझे लगा मैंने उसको बॉक्स में बंद कर दिया। और ये जो कैन बी वाला क्वेश्चन है, अगर आप जाके पूरी सीरीज देखेंगे तो 24 2024 में भी आया, 2023 में भी आया, 2022 में भी आया, और 2021 में भी आया, और अब 2020 कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये सवाल देखने को मिला है। यानी कि साल दर साल ये चीजें आ रही हैं, और कहीं ना कहीं हम ऐसे क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं, बस कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाते कि ये एक लॉजिकल ट्रिक है, या आप ये एलिमिनेशन ट्रिक इसको मान लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ऑप्शन है भाई जहाँ कैन भी है वहां पे ऑप्शन लगभग लगभग चांस होता है कि वो 100% सही होगा, लगभग लगभग ये मान के चलिए सही ही होता है। तो ये बातें तीनों तो सही है कि नैनो ट्यूब ठीक है भाई, दवाओं और एंटीजन को कहीं ना कहीं लेके जाता है। दूसरा, घायल हिस्सा पर कहीं ना कहीं एक तरह से आर्टिफिशियल जो नसें होती हैं वो बना देता है। उसके साथ साथ बायोकेमिकल सेंसर के रूप में भी काम करता है, बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा, 1 2 3 में कैन भी है लेकिन 4 में नहीं है, तो क्या किसी ऑप्शन में 1 2 3 है? नहीं है, इसीलिए 4 को भी लेना मजबूरी है, क्योंकि डी ऑप्शन में ही ऐसा है। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा इतना, अगर इस बार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो बहुत बहुत ध्यान से, बहुत जल्दीबाजी में पढ़ोगे नुकसान आपका होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीलिम्स निकालना है तो कुछ बेसिक बातों पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलिए, नहीं पता होगा तब भी आप करके आओगे। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, लिखा है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप फील्ड, यानी कि फसल वाले खेत में कीटनाशक का छिड़काव करना, सक्रिय ज्वालामुखियों के क्रेटर का निरीक्षण करना, क्रेटर मतलब जो उनका मुख होता है, ज्वालामुखी का मुख, उसका निरीक्षण करना, यानी कि उसको इंस्पेक्ट करना, द क्रेटर एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, अगला क्या लिखा है, डीएनए विश्लेषण के लिए स्पाउटिंग वेल से सांस के नमूने एकत्र करना, यानी कि कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम द स्पाउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस।
देखते होगे कभी अगर वेल की फोटो आपने वीडियोस वगैरह देखा हो तो वो बहुत तेजी से फोर्स मारती है अपनी नाक से और पानी का फुब्बारा उड़ता है, तो कहीं ना कहीं वहां से जो उसके नाक से जो पानी निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं डीएनए मिल सकता है। तो उसी का कह रहा है सैंपल। अगर ये सब चीजें हमें करनी है, ये तीनों चीजें, तो जो आज के दौरान में ड्रोन का उपयोग है, क्या कौन सी गतिविधि इसमें से कर सकता है, यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आज का ड्रोन है वो कर सकता है। और अभी देख लो ड्रोन क्या नहीं कर रहा है इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में, सब तो कर रहा है, घर में घुस तक सकता है आपके। तो कहीं ना कहीं ये तीन चीजें नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है भाई, तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना, एकदम होता है ना कूल माइंड में कोई चीज पढ़ रहे हो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आए हैं, मैं कहता हूँ आराम से लॉजिकल थिंकिंग बेस पे आप 8 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं। हो सकता है 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो जो पूरे नॉलेज बेस पे हो, लेकिन 8 क्वेश्चन बेसिक सेंस पे हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ठीक है, जैसे ये वाला भी साइंस टेक का था, ये वाला भी था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी साइंस टेक का सवाल है। क्या लिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक किया, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी सवाल किसका है, कैन बी का है, कैन बी, कैन बी, और यहाँ भी क्या लिखा है, कैन बी। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, किया जा सकता है, जा सकता है और जा सकता है। ठीक है, अब आप सीधा मार क्या जाइए डी, कोई दिक्कत नहीं है और सही भी है। अब पढ़ लेते हैं, जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू द सेल दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट, यानी कि जो होने वाले माता पिता हैं, भावी माता पिता, उनके अंडे और शुक्राणु में पैदा होने वाली कोशिकाओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो क्यों नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल भाई, जेनेटिक उसी को तो कहते हैं। आगे, किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है, यानी कि उसको एडिट किया जा सकता है। और आजकल हो ही रहा है, देख ही रहे हो, बहुत सारे जानवरों का एडिट किया जा रहा है। आगे, ह्यूमन इंक्लूड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्ट इनटू द एम्ब्रोम ऑफ अ पिग। तो भारत में मतलब कि ऐसा किया गया है, सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया गया है, तो बिल्कुल किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तीनों ऑप्शन सही हैं, कैन भी लिखा है, ध्यान रखिएगा। मैं बस आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ही चाहिए। ठीक है, इसको आप चाहे जैसे लीजिए, लेकिन अगर आप ऐसे करके 2-3 सवाल एक्स्ट्रा सही कर लोगे, 7-8 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो कुछ गलती हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना। वैसे भी सवाल नहीं आ रहे, लेकिन अगर इन चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, और लगातार यूपीएससी आज का नहीं, 2024, 23, 22, 21 हर साल तो ऐसा सवाल आ रहा है, तो क्यों ना हम करें भाई सही, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत शानदार सवाल है जो आपके दिमाग से खेलेगा। ठीक है, सवाल क्या लिखा है, अगर आप अपने बैंक के डिमांड डिपॉजिट खाते से, डिमांड डिपॉजिट खाता मतलब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि वो पैसा जब आप चाहो तब तुरंत मिल जाए, यानी कि जब मुझे लगा एटीएम से पैसे निकाल लिया, करंट अकाउंट में जब लगा निकाल लिया। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए इतना आसानी नहीं होती कि तुरंत नहीं निकाल सकते, उसका एक प्रोसेस होता है कि नहीं। तो डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आपने क्या किया, अपने खाते से 1 लाख रुपए नगद निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था पर कुल धन आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इफ विड्रॉ 1 लाख रुपीज कैश फ्रॉम द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। तो उसके साथ साथ यहाँ क्या लिखा है, एग्रीगेट मनी सप्लाई, मनी सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पहला क्या लिखा है, रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख से, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति 1 लाख से कम हो जाएगी। दूसरा, 1 लाख से बढ़ जाएगी। दूसरा कह रहा है समग्र मूर्ति में 1 लाख से अधिक वृद्धि हो जाएगी, यानी कि चाहे घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या टोटल 1 लाख बढ़ जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए आंसर, कोई चेंज नहीं होगा, कैसे नहीं पता तो कैसे। आप सबने पढ़ा क्या होगा, M1 M2 M3, M1 M2 M3 पढ़ा ही होगा। और M3 क्या है, जिसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी, कहते हैं ना ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी मतलब है ये यूज में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है, यानी कि ऑलरेडी यही मनी सप्लाई चल रही है, यही मनी सप्लाई चल रही है। अब जरा ये बताइए, जब ये वाली मनी सप्लाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं M3 में ही तो आता है क्या, एग्रीगेट मनी सप्लाई, और उसमें क्या आता है भाई, डिमांड डिपॉजिट। तो M3 में डिमांड डिपॉजिट आता है ना, हाँ सर डिमांड डिपॉजिट आता है। जब डिमांड डिपॉजिट इसमें आता है तो ये ऑलरेडी मनी सप्लाई में है,
तो पैसा निकालें या डालें या कुछ भी करें, कोई प्रभाव थोड़ी ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। मतलब सवाल पूछा यहाँ से था ऑप्शन के, और ये एनसीईआरटी का सवाल था, एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी में ऐसे सवाल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगा इससे? सिंपल सा, अगर कोई बच्चा इसको लेके करता तो हो सकता है गलत लग लेता, लेकिन अगर ये इतना थोड़ा सा भी आप लॉजिकल लगाए होते कि हाँ यार M2 M3 M3 ये तो पढ़े हैं, तो उसमें तो लिखा है ना डिमांड डिपॉजिट जो भी होता है वो मनी सप्लाई का हिस्सा होता है, तो पूछ रहा है मनी सप्लाई में क्या अंतर आएगा? भैया कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मनी सप्लाई है। तो मनी सप्लाई में निकालें या डालें कोई प्रभाव थोड़ी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टोटल मनी सप्लाई है। अब भाई चाहे मेरे पास रहे, क्योंकि इसमें एक चीज और शामिल है, और वो क्या शामिल है? M1। और M1 में क्या होता है? पब्लिक के पास पैसा, पब्लिक के पास जो पैसा है वो, और चाहे मेरे खाते में है चाहे मेरे पास है, बात एक ही है, बात एक ही है। इसीलिए मनी सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं? कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। शायद शायद आपने इस तरह से ये इस क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, यूपीएससी किसी भी टॉपिक को पूछने के लिए कभी नहीं ऐसे नहीं सीधा ऐसे आंसर आपका कान पकड़ना चाहती है, तो आप भी ऐसे ही हो जाइए, क्या दिक्कत है भाई, है ना? जब हमें एग्जाम पास करना है तो हमें भी तो उसी तरह होना पड़ेगा ना, बिल्कुल होना पड़ेगा। तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और ऐसा सवाल दोबारा बन सकता है। क्या लिखा है कि अगर कोई दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, दूसरा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए नियर फ्यूचर में, तो भारत के लिए ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो उसको इम्यून कर सकती है, यानी कि उससे उसको बचा सकती है? तो कहीं ना कहीं कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए सबसे संबंधित मतलब कि आवश्यक या सबसे अधिक संभावना वाली कार्रवाई या नीतियां भारत के लिए क्या हो? और क्या आने वाला है भैया? क्राइसिस। अब ध्यान से सुनना, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आए ऊपर वाला पार्ट बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि वहीं से उत्तर निकलेगा। प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस आना है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आना है तो क्या करना है? सरकार को पैसा बचाना है, और कोशिश ये करनी है कि हमारा पैसा कहीं और ना जाए। भाई तुम्हारे यहाँ अगर तुम्हारे घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो तुम क्या सोचते हो? तुम्हें सोचते हो जो पैसा है वो बचा रहे, वो और ज्यादा खर्चा ना होने पाए, यही तो सोचोगे ना? बस इतना भी सोच ले गए तो ये सवाल हो जाएगा। अब देखिए सवाल क्या लिखा है। सवाल में पहला क्या लिखा है कि अल्पकालिक विदेशी उधार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, यानी कि जो शॉर्ट टर्म हम फॉरेन बोरोइंग लेते हैं, यानी कि विदेश से जो छोटा छोटा पैसा हम उधार लेते हैं, हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे नहीं मिलेगा भैया, जब क्राइसिस आएगा तो नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि अभी छोटे छोटे समय जब क्राइसिस आएगा तो कौन मुझे पैसा देगा? क्योंकि बात कितनी है, शॉर्ट टर्म की है, तो कोई हमें लोन नहीं देगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक लग रही है भाई कि हाँ ठीक है। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? ओपन अप मोर फॉरेन बैंक्स, यानी कि हमें और फॉरेन बैंक ओपन करना चाहिए। अच्छा, अधिक विदेशी बैंक ओपन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? जरा सोचो। देखो यार, अगर विदेशी बैंक हमारे पास आएगा, हमारे यहाँ खोलेगा, तो सबसे पहली बात तो ये है, हमारे लोग ही तो ले जाके उसका पैसा वहां जमा करेंगे। तो वो पैसा वो क्या कर सकता है? विदेश में लोन बांटने, अपने देश में लोन बांटने के लिए कर सकता है। हमारे यहाँ लोन बांटने से वो मना कर सकते हैं, नहीं भैया फाइनेंशियल क्राइसिस से पैसा नहीं देंगे। तो तुम्हारा वैसे भी पैसा फंसा है, और कहीं ना कहीं तुम्हारे देश में वो पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, वो पैसा कहीं ना कहीं वो बाहर यूज कर सकता है। तो ये हमारे लिए नुकसान है, फायदा नुकसान है। तो ये पॉलिसी तो काम नहीं करेगी भैया कि हम फॉरेन बैंक ओपन करने दें। नहीं भाई, ये तो नहीं हो पाएगा। आगे क्या लिखा है? पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीय बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है पता है? अगर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो कि कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट में क्या क्या होता है, फुल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते आप आओगे। देखो, फुल कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी मतलब ये हो गया कि भाई सीधी सी बात है, जो कैपिटल वाला पैसा होता है, यानी कि जब कोई बिजनेस करने आता है ना, तो सरकार उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भैया कोई भी आया है तो कहीं ना कहीं उसको 76% से ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, 50% से ज्यादा पैसा वो विदेशी पैसा नहीं लगा सकता है भारत में इंडस्ट्री खोलने के लिए। ऐसे कुछ सेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती क्या है? सरकार ये चाहती है कि मान लो क्राइसिस आया और पूरा ये बिजनेस लेके भागने की कोशिश किया, तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे? बहुत सारा पैसा अपने पास बचा के रख लेंगे, पूरा पैसा जाने नहीं पाएगा। नहीं तो पता चला क्राइसिस आया, कंपनी भाग गई, तो पूरा का पूरा जो पैसा था वो फॉरेन के रूप में बाहर चला गया, तो यहाँ पे भी नुकसान होगा।
तो इसीलिए जो पूर्ण फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हमेशा लॉस देता है, इसीलिए सरकार उसको ओपन नहीं करती है। तो ये दोनों बातें तो नहीं होंगी, यानी कि पहला वाला ही सही है कि हाँ भाई हमें उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म की बात तो चलो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई लोन नहीं देगा तो उस पर डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना दिमाग तो नहीं चलता, अरे नहीं चलता है, कुछ तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो भाई, बेसिक सा सवाल है, बहुत टफ सवाल नहीं है जो ये सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा टफ है ना, इतना बेसिक यूपीएससी मांगता है, आप आईएएस बनने जा रहे हो, कोई मजाक पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको इकोनॉमिक्स आनी ही चाहिए, तभी ये सब दिमाग लगा पाओगे। और वैसे भी यूपीएससी के जब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है वहां दिमाग लगाना ही पड़ता है, और दिमाग तभी लगता है जब बेसिक कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ा हो, तभी लॉजिकल थिंकिंग भी लगती है, नहीं तो पेपर में बस ऐसे लगता है सब कुछ सही है सब कुछ गलत है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा नंबर 5। ठीक, तो इस तरह से आप करते रहिए, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये नहीं ज्वाइन कर रहे हो कुछ ना कुछ तो बड़ा नुकसान आपका होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपनी गलतियां जानते नहीं हो। ठीक है, बहुत सारी गलतियां हैं जो मेंस में आप कर रहे हैं, जब यहाँ आएंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हमने क्या गलती की। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? ध्यान रखिएगा, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका फीस क्या है, तो सबसे पहले नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से, उस ग्रुप को आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और 2 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुल मिला के 50 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, फीस की बात करें तो ध्यान रखिएगा कुल मिला के इसकी जो फीस है वो 6000 रुपीज है। 6000 रुपीज है ना। 6000 में हम आंसर राइटिंग प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से करेंगे। 120 दिन का टोटल प्लान है, पीवाईक्यू मेंस बुक, मेंस की टेस्ट सीरीज और थीम वाइज नोट्स हम आपको देंगे। सब कुछ मजा आएगा, आप कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखेंगे, ये मान के रखिए। या फिर सीधा आप मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और फिर से कह रहा हूँ, कमांडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सीखोगे ना वही यूपीएससी में आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय।